नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज देखते हैं कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में। तो व्हाट इज़ कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो इस बारे में जान लेते हैं। अ कंटिंजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर। चलिए, तो हम पढ़ते हैं बाद में कि क्या लिखा हुआ है। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ए है, ठीक है, और एक कंपनी है बी। ए ने केस किया है बी के ऊपर, सपोज 2 लाख का केस कर रखा है ए ने बी के ऊपर, ठीक है। अब ए को ये विश्वास है कि हाँ भाई 2 लाख, मतलब कीजिए कि ए को बी से 2 लाख रुपए लेना है और बी नहीं दे रहा ए को, तो इसलिए ए ने केस कर दिया बी के ऊपर कि जो है भाई 2 लाख रुपए मुझे दो। अब यहाँ पर जो है ए को विश्वास है कि जो है वो केस जीत जाएगा, उसका जो मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है कोर्ट के अंदर, और उसको 2 लाख मिलेंगे अगर वो केस जीतेगा तो। और उसको ये विश्वास ये भी है कि जब वो केस जीत जाएगा तो उसका मतलब ये है कि जब 2 लाख रुपए उसके पास आने हैं, उसको श्योरिटी है इस चीज़ की, लेकिन अभी आए नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि यहाँ आएंगे। तो ये 2 लाख रुपए जो है ना, वो उसका क्या कहलाएगा, कंटिंजेंट एसेट कहलाएगा। वहीं पर अगर जो है ए को ये विश्वास हो जाए कि भाई मेरा जो आर्गूमेंट्स है वो वीक हैं और मैं 2 लाख रुपए हार सकता हूँ, हारा नहीं है, हार सकता हूँ, तो ये 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको बी को। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में जो है ये 2 लाख रुपए अगर वो ए हारता है तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे बी को, तो ये 2 लाख रुपए हो जाएगा ए के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आ रहे हैं पैसे, कैश आ रहा है तो दैट इज़ एसेट, और कैश जा रहा है तो दैट इज़ लायबिलिटी। अगर हमें कैश देना है, किसी को पेमेंट करनी है, तो हमारे ऊपर वो लायबिलिटी होती है, और हमारे पास पैसे आने हैं, कहीं से पेमेंट आना है, तो दैट इज़ हमारे पास एसेट आएगा। बात समझ में आ होगी आपको। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अ कंटिंजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। जो कंटिंजेंट एसेट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, कि ऐसा एसेट जो कि पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुआ है लेकिन फ्यूचर में होगा ऑकरेंस उसका, ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर है कि कब वहाँ पर होगा, जिसका कंट्रोल जो है एंटरप्राइज के पास नहीं है। एंटरप्राइज को नहीं मालूम कि आखिर किस तरीके से वो एसेट बढ़ेगा, क्योंकि भाई अगर केस फाइल किया है तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जज के ऊपर, कि वो क्या डिसीजन देगा उस टाइम पर। आ रही बात समझ में। तो इट यूजली अराइजेज फ्रॉम अनप्लैंड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ, इनफ्लो मतलब कि हाँ पैसा आना, ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी। ये कब अराइज होता है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रही है और जिसकी वजह से पैसा जो बिजनेस फर्म है उसमें आना होता है। आ रही बात समझ में। अ कंटिंजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंटिंजेंट एसेट है उसको हम बताएंगे नहीं अपनी, जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर जो बैलेंस शीट, उसमें बताएंगे नहीं कि हाँ हमारा ये एसेट आने वाला है, या जब तक आएगा नहीं तब तक हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में। लेकिन जो अथॉरिटी हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं या फिर ओनर है, उनके उनके पास जो रिपोर्ट जाएगी वहाँ पर हम बताएंगे लिखकर कि हाँ भाई ये हमारा कंटिंजेंट एसेट है, जिससे कि ये बात ध्यान में रहे ओनर के भी, हाँ भाई ये हमारे ऊपर एसेट है, या हमारे पास आएगा। ओके। अब आता है लाइबिलिटी। अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन arising from the past events and may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events। जो लाइबिलिटी होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वो एक ऑब्लिगेशन है, वो एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कंपनी की, कि उसे पे करना है किसी को। कब, किस चीज़ के लिए, कोई ऐसी इवेंट जो फ्यूचर में होने वाली है जिसके बारे में अभी कंपनी को ठीक से मालूम नहीं है कि डिसीजन क्या आने वाला है उस इवेंट का। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली जैसे एसेट नहीं बताते, सिमिलरली ऐसी एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, नहीं वो रिकॉग्नाइज करता अपनी स्टेटमेंट में। A contingent liability is required to be disclosed unless possibility of outflow of resources embodying economic benefit is remote। तभी डिस्क्लोज करता है वो लाइबिलिटी को अपने स्टेटमेंट में, जब ये पॉसिबिलिटी हो जाए कि हाँ भाई जाने वाले हैं पैसे हमारे पास से। था ना, मैंने बताया था आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है कि अगर प्रॉफिट आने वाला है, प्रॉफिट आ रहा है, जब तक आएगा नहीं तब तक हम उसको नोट नहीं करेंगे अपने अकाउंटिंग बुक में। लेकिन अगर लॉस को एंटिसिपेट कर लिया, अगर लॉस एंटिसिपेट हो गया है, तो लॉस को जो है हम अपनी अकाउंटिंग बुक में नोट करेंगे। तो वही चीज़ है कि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, लॉस ही तो एक तरीके से, भाई कंपनी का लॉस होगा, कंपनी देगी पैसा केस आने के बाद। तो अगर एंटिसिपेट हो जाता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि हाँ भाई ये लॉस होने वाला है 2 लाख का हमें, तो उसको जो है वो नोट कर लेना है अपनी अकाउंटिंग बुक के अंदर। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि व्हाट इज़ कंटिंजेंट एसेट, थोड़ा और पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। अ कंटिंजेंट एसेट इज़ अ पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट्स आउट ऑफ कंपनीज कंट्रोल। जो कंटिंजेंट एसेट है वो क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट है कंपनी के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाला है। अपॉन मीटिंग सर्टन कंडीशन कंटिंजेंट एसेट आर रिपोर्टेड इन द अकम्पनिंग नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अगर वो फुलफिल करते हैं कंडीशंस को, तो एसेट को जो है हम स्टेटमेंट में शो कर देते हैं।
दे आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन द रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्लो एसोसिएटेड विद इट बिकम रिलेटिवली सर्टेन। लेकिन बैलेंस शीट में तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब मालूम चल मतलब सर्टेन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई पैसा आ गया, केस हम जीत गए हैं, माना आज के मंथ में हम केस जीत गए हैं, डिसीजन आ गया है और पैसा बाद में आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्या कहता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि जो है अगर रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मनी आएगी, तो आप उसी मंथ में उसको शो कर दीजिए अकाउंटिंग बुक के अंदर, चाहे वो पैसा जो है आपका 2 महीने बाद आए। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली अगर ये सर्टेन हो जाता है कि हाँ केस जीत गए हैं, पैसा आने वाला है, तो हम उसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, उसको जो मैंने समझाया था एग्जाम्पल वही है ये भी। चलिए, व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अ कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पोटेंशियल लायबिलिटी दैट मे ऑकर इन द फ्यूचर सच एज पेंडिंग लॉ सूट, ऑनरिंग प्रोडक्ट वारंटीज एटसेट्रा। वही है मतलब कि फ्यूचर में जो हमें देना है पैसा, पोटेंशियल लायबिलिटी है, पोटेंशियल ऑब्लिगेशन है, मालूम है कि जो हाँ ये हो देना पड़ सकता है हमें, दैट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। If the liability is likely to occur and the amount can be reasonably estimated, the liability should be recorded in the accounting records of firm। अगर ये मालूम चल जाए कि हाँ भाई ये खर्चा होने वाला है, एंटिसिपेट हो जाए, माना कीजिए कि हम सोच रहे हैं चाहे चांस 1% ही क्यों ना हो, अगर चांस है तो आप उसको रिकॉर्ड करिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। वही कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो कहलाता है कि मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ लॉस है 1% भी, तो जो अकाउंटेंट है वो उसको नोट करेगा, अगर उसको लगता है नहीं है तो नहीं नोट करेगा। बात समझ में आ रही है? कंटिजेंट लायबिलिटी जो है दे आर रिकॉर्डेड टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड मीट गैप और IFRS रिक्वायरमेंट। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं। IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। इसके बारे इसकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम में आई थी लास्ट ईयर। तो जो कंटिजेंट लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, जो है गैप और IFRS जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना चाहिए। ये वही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको जो है ये वीडियो में जो पॉइंट्स थे समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।